हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज इस वीडियो हमने एयरफोर्स रागा में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी के जीएस के दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख रखे तो उन वीडियो के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नंगा फकीर निम्न में से किसे जाना जाता है या फिर किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, तब बताना नंगा फकीर है वो निम्न में से किसे कहा जाता है। विनोबा भावे को या महात्मा गांधी को या लाल बहादुर शास्त्री को या सी आर दास को। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो नंगा फकीर है वो दोस्तों महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है यानी कि बी ऑप्शन है बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों केवल एक धोती कुर्ते पहनते थे, इनको दोस्तों नंगा फकीर कहा जाता है। केवल एक धोती में ही इन्होंने पूरा जीवन अपना व्यतीत कर दिया, इस वजह से दोस्तों महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा जाता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, 9 जनवरी दोस्तों जो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, दोस्तों वो महात्मा गांधी की जनवरी जो महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 9 जनवरी के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, ये भी आप लोगों को याद रखना। कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोस्तों 1942 में दिया गया था, ये भी आप लोगों को रखना है। 1942 में दिया गया था। तो दोस्तों करो या मरो का नारा दोस्तों किस आंदोलन के तहत में दिया गया था, कौन से आंदोलन के समय दिया गया था। ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है 1942 में। और दोस्तों गांधी जी का जो पहला आंदोलन था भारत में, उसका नाम भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों ये 1917 में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। जो चंपारण में हुआ था, बिहार के चंपारण में हुआ था दोस्तों चंपारण आंदोलन, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताना विश्व विद्यार्थी दिवस है वो कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर या 1 फरवरी या 17 सितंबर 17 नवंबर या 2 जून। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन व्हाट ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, विश्व विद्यार्थी दिवस है वो दोस्तों यहाँ पर हमारा 17 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों ये किसकी याद में मनाया जाता है, ये दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की याद में मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। हमारे जो भारत के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनकी याद में मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 17 जनवरी को। और दोस्तों जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनको दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिक्स, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कोई बिल्कुल पक्का प्रैक्टिस सेट कोई ना कोई पक्का यहीं से आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिल जाएगा आप लोगों के एग्जाम में। तो दोस्तों नहीं तो मोस्टली क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आपको बताना है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला वो कहाँ पर स्थित है, पणजी में, पुणे में, देहरादून में या बेंगलुरु में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है वो दोस्तों पुणे में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है, इसका नाम दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, इसका नाम है दोस्तों एनसीएल। दोस्तों ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा कहीं एनसीएल, दोस्तों ये कई बार आप लोगों को देखने को मिला होगा। इसकी दोस्तों जो एनसीएल की फुल फॉर्म है ये भी आप लोगों को याद रखना है, नेशनल केमिकल और दोस्तों लेबोरेटरी, ये आप लोगों को याद रखना है। ये दोस्तों प्रयोगशाला ये दोस्तों पुणे में है, ये आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों इसकी स्थापना है वो भी आप लोगों को याद नहीं है, इसकी स्थापना दोस्तों 6 अप्रैल 1947 में हुई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है, कई बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से सामान्य दोस्तों जनन प्रभावित होता है। तो आपको बताना है कि सामान्य जनन प्रभाव होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ई, विटामिन के या विटामिन डी या फिर दोस्तों विटामिन की। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, किस विटामिन की कमी से सामान्य जनन जो प्रभावित होता है वो दोस्तों विटामिन ई की कमी से होता है, ये ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ये आप लोगों को इतना फर्स्ट ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं सभी इनके रासायनिक नाम है दोस्तों, इनसे रिलेटेड जितने भी रोग बनते हैं वो सभी के नाम आप लोगों को याद नहीं, मैं बता देता हूँ। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो दोस्तों टेकोफेरल है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसकी कमी से दोस्तों जो सामान्य जनन अंग प्रभावित होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, जिसे दोस्तों बांझपन भी बोलते हैं। जो बांझपन होता है जिसकी कमी से बच्चे नहीं होते दोस्तों, विटामिन ई की कमी से नहीं होता, ये आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों विटामिन के का जो दोस्तों रासायनिक नाम है वो दोस्तों उसका रासायनिक नाम है नेफ्थाक्विनोन, ये आप लोगों को याद रखना है, नेफ्थाक्विनोन। और दोस्तों इसकी कमी से रक्त का थक्का बनना या फिर दोस्तों रक्त स्कंदन की कमी से होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, विटामिन के की कमी से रक्त स्कंदन रोग होता है। और दोस्तों विटामिन के डी
दोस्तों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो दोस्तों कैल्सीफेरोल है। ये आप लोगों को कहना कई बार पूछा गया है। विटामिन डी का दोस्तों जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल है। और दोस्तों इसकी कमी से दोस्तों रिकेट्स रोग होता है और दोस्तों एक मोस्टोमलेशिया रोग होता है। रिकेट्स रोग होता है दोस्तों वो बच्चों में होता है। मोस्टोमलेशिया रोग है दोस्तों वो बड़ों में होता है, यानी कि दोस्तों जो बड़े बूढ़े यानी कि दोस्तों जो 18 साल प्लस होते हैं उनमें दोस्तों होता है मोस्टोमलेशिया रोग। और दोस्तों रिकेट्स होता है वो बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से। और दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया विटामिन बी। जो विटामिन बी का दोस्तों जो रासायनिक नाम है दोस्तों, विटामिन बी के कई पार्ट है, विटामिन बी1 बी2 या फिर बी3। दोस्तों जो पूछा गया है विटामिन बी, दोस्तों विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो दोस्तों थायमिन है, या आप लोगों को याद रखना है थायमिन। और दोस्तों इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्चतुंग हिमानी से उद्गमित जो नदी है उसका नाम क्या है? गंडक, घाघरा, सोन नदी या फिर दोस्तों चंबल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। मार्चतुंग हिमानी से जो उद्गमित नदी है उसका नाम क्या है? तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, उस नदी का नाम है दोस्तों घाघरा नदी है। ये आप लोगों को याद रखना ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यह दोस्तों जो नदी है ये दोस्तों कहाँ से निकलती है? ये दोस्तों तिब्बत से निकलती है। ये आप लोगों को याद रखना है। हिमालय की जो ऊंची चोटी है तिब्बत के अंदर दोस्तों वहाँ से निकलती है, ये आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों ये भारत में आकर शारदा नदी में जाकर मिल जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। जो भारत में शारदा नदी है दोस्तों यहाँ पर मात्स्यंग नदी है, उन दोनों को मिलाकर दोस्तों घाघरा नदी होती है जो भारत में कहलाती है, दोस्तों उसे घाघरा नदी कहते हैं। कौन कौन सी नदी है दोस्तों? ये आप लोगों को याद रखना है, शारदा नदी और दोस्तों यहाँ पर मात्स्यंग हिमानी नदी से जो निकलती है, ये आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो घाघरा नदी की जो टोटल लंबाई है यानी कि कुल लंबाई है वो दोस्तों 1080 किलोमीटर है। ये आप लोगों को इतना कई बार आपके लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते ही खा जाएंगे। तब बताना है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, रूस, चीन या अमेरिका। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, गेहूं का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो दोस्तों चीन है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जो सेकंड नंबर पर है वो दोस्तों भारत है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों चीन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चीन की जो राजधानी है यानी कि दोस्तों चीन की जो कैपिटल है वो दोस्तों बीजिंग है। चीन की दोस्तों जो करेंसी है यानी कि दोस्तों चीन की जो मुद्रा है उसका नाम है रेनबिनबी। और दोस्तों चीन के राष्ट्रपति यानी कि दोस्तों प्रेसिडेंट है उनका नाम है जी जिनपिंग, ये आप लोगों को रखना है जी जिनपिंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, देखने को मिला है। तो आपको बताना झीलों का देश किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को, या सिंगापुर को, या नॉर्वे को, या फिनलैंड को। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा। दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, झीलों का देश है दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन है, बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जो फिनलैंड के अंदर है वो 87,000 से भी ज़्यादा झीलें, ये आप लोगों को याद है 87,000 से 87,000 से भी ज़्यादा दोस्तों झीलें, ये आप लोगों को याद है। तो फिनलैंड से दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, फिनलैंड की जो दोस्तों जो करेंसी है वो यूरो है, ये आप लोगों को याद है। और दोस्तों जो फिनलैंड के दोस्तों जो प्रेसिडेंट का नाम है यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति का नाम है वो आप लोगों को याद रखना है, उनका नाम है दोस्तों साउली निनिस्टो, ये आप लोगों को क्या याद रखना है? साउली निनिस्टो। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, फिनलैंड की दोस्तों जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है दोस्तों उसका नाम है हेलसिंकी, ये आप लोगों को क्या रखना है? हेलसिंकी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड विलियम बेंकेट ने, या लॉर्ड कर्जन ने, या लॉर्ड कनिंग ने। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो किस वायसराय ने कलकत्ता, मुंबई और दोस्तों मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी वो दोस्तों लॉर्ड कनिंग ने की थी, आप लोगों को कहना है ऑप्शन नंबर 4 है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों ये भारत का पहला वायसराय, आप लोगों को कहना है पहला वायसराय। और दोस्तों अंतिम दोस्तों गवर्नर जनरल था, ये भी आप लोगों को याद रखना है, लॉर्ड कनिंग। और दोस्तों इन्होंने ही कलकत्ता, दोस्तों इनके जो शासनकाल में कलकत्ता, बम्बई और दोस्तों मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, आप लोगों को रखना ऑप्शन नंबर 4 है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों ये कब हुई थी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, दोस्तों 1857 में हुई थी, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम लड़ाई यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? राणा सांगा को, शेर शाह सूरी को, हेमू को, या फिर दोस्तों इब्राहिम लोधी को। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पानीपत के जो प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? वो दोस्तों इब्राहिम लोधी को पराजित किया था, ये लोगों को रखना ऑप्शन नंबर 4 है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये भी डेट भी आप लोगों को याद नहीं है। दोस्तों मैं आप लोगों को डेट बता देता हूँ, दोस्तों
आप लोगों को याद रखना जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो दोस्तों 21 अप्रैल दोस्तों 1526 में हुआ था, जिसमें दोस्तों बाबर की जीत हुई थी। आप लोगों को याद रखना है पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, यह 5 नवंबर 1556 में हुआ था। ये दोस्तों किस किस के बीच में हुआ था? ये दोस्तों बैरम खां जो दोस्तों अकबर का जो सेनापति था दोस्तों, बैरम खां और दोस्तों हेमू के बीच में हुआ था। और दोस्तों पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों 14 जनवरी 1761 में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। यह दोस्तों मराठा और दोस्तों अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख रखे तो उन वीडियो के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को रागा का पूरा प्रैक्टिस सेट चाहिए, जिसमें दोस्तों मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो, जीके भी हो, दोस्तों जीएस भी हो। तो पूरा प्रैक्टिस सेट है आप लोगों को, उनकी वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, वहाँ से नहीं मिलती तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोगों को सभी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको बताना है ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 8, 10, 11 या 9। तो आपको बताना है ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या होती है दोस्तों 10 होती है। ये आप लोगों को कहता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ऋग्वेद की जो रचना की थी वो दोस्तों वेद व्यास ने की थी। ये आप लोगों को कहना है, आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों ऋग्वेद के अंदर 1028 श्लोक है, ये आप लोगों को कहना है। और दोस्तों 10,600 मंत्र है, ये भी आप लोगों को कहना है। और सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद है, ये आप लोगों को कहना है। और दोस्तों हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।